अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टार्ट कर दिया था और हम जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, जैसे ही मैंने हाईवे स्टार्ट कर दिया ना तो स्टूडेंट हाईवे में हमारी ज्यादा यूनिट नहीं बची है, 1-2 यूनिट बची है और एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग हमें पढ़नी है। तो यार थोड़ा मुझे भी तो टाइम दो ना पढ़ने का, मतलब पढ़ाने का। यार आप लोग मुझे पढ़ाने का टाइम नहीं देते हो यार बिल्कुल भी। जैसे ही मैंने स्टार्ट करा वैसे ही आपने बोला कि सर आप एक काम करो, आप सर सॉम के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। और सॉम के एकदम से पता नहीं, एक्चुअली बच्चों का मैसेज आया कि सर हमारे हर स्टेट के बच्चे का मैसेज आ रहा है, यूपी के स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, और आपका गुजरात का भी आ रहा है, राजस्थान का आ रहा है, दिल्ली का आ रहा है कि सर हमारे में सब्जेक्ट में सर सॉम और इरिगेशन बहुत ज्यादा आ रही है, तो प्लीज यार थोड़ा सा तो पढ़ाने का टाइम तो दो। एक यूनिट स्टार्ट करता नहीं हो कि सेकंड हाफ यूनिट पहले बता देते हो। अरे मुझे ज्योमेट्रिक डिजाइन कंप्लीट तो करना दो। सॉम के तो इतना प्रेशर है ना इस टाइम की सर सॉम 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 सॉम, और कुछ स्टूडेंट इरिगेशन के भी, क्योंकि इरिगेशन में हमारा ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा बहुत बचा है। तो बच्चा बोल रहा है कि सर जब आपने पढ़ा दिया तो पढ़ा पढ़ो के खत्म करो। सॉम तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, सॉम में टाइम कम लगेगा। स्टेज 2 की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें हमारा टाइम कम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट भाई साहब थोड़ा पढ़ाने का मौका तो दो, आपको पढ़ाने का मौका नहीं दे रहे बिल्कुल भी। ठीक है, कल से सॉम स्टार्ट कर रहा हूं। ज्योमेट्रिक डिजाइन कंप्लीट होने के बाद इरिगेशन आएगा। ज्योमेट्रिक डिजाइन कंप्लीट होने के बाद मैं इरिगेशन लूंगा, बट ज्योमेट्रिक डिजाइन कंप्लीट करना दो पहले। ठीक है, सॉम तो हो जाएगा, सॉम में ज्यादा टाइम लगना नहीं है, सॉम छोटा सब्जेक्ट है, पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चंस में टाइम लगेगा। थ्योरी तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा अब हमें क्या करना है, बस हमें अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, हम ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हमने पढ़ा था। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स ही अभी हम पढ़ रहे हैं। पहले हम क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर साइड डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर अलाइनमेंट पढ़ेंगे, और लास्ट में इंटरसेक्शन एलिमेंट्स सीक्वेंस से पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी हम क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स ही पढ़ रहे हैं। थोड़ी एनर्जी कम हो सकती है, एक्चुअली सो नहीं पाया हूं 48 मिनट से, तो थोड़ी एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, नींद नहीं, मतलब नहीं दे पाते यार, नींद का समय कम लगता है यार, 48 घंटे हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, विड्थ ऑफ पेवमेंट, विड्थ ऑफ कैरेजवे। देखो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं विड्थ ऑफ पेवमेंट की, इसी टर्म से मिलता जुलता एक और टर्म है, उसका नाम है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। आपको दोनों में कंफ्यूजन का थोड़ा क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं और दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है यार, कैमरा गिर सकता है, मुझे एक सेकंड इसको सेट करने दो। लक्ष्य बनाकर गिर जाएगा, कैमरा ढक से लगा नहीं रही लोग। एक सेकंड रुको, थोड़ा सेट तो करते हैं। स्टैंड चेंज करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा स्टैंड गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बता, विड्थ ऑफ पेवमेंट और विड्थ ऑफ कैरेजवे। भाई कैरेजवे क्या होता है, या पेवमेंट जिस पर हमारी गाड़ियां चलती हैं। रोड का या हाईवे का वो पोर्शन जिस पर हमारी गाड़ियां चलेंगी उसको हम कैरेजवे या पेवमेंट बोलते हैं। अगर हम बात करें फुटपाथ की, फुटपाथ पर हमारी गाड़ियां नहीं चलती है। अगर हम बात करें शोल्डर्स की, तो शोल्डर्स के लिए, शोल्डर्स पे भी गाड़ियां नहीं चलती, वो तो इमरजेंसी लेन होती है। पर जिस पर प्रॉपर सरकार आपको देती है, रोड्स तो सरकार ही होती है मैक्सिमम, जो गवर्नमेंट ने आपको रोड्स दिए चलने के लिए, उसको हम बोलते हैं पेवमेंट या फिर कैरेजवे। ठीक है, इसी वर्ड से मिलने होता है दूसरा टर्म है विड्थ ऑफ पेवमेंट और विड्थ ऑफ कैरेजवे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। कैरेजवे की बात करेंगे जहां पर वो गाड़ी चलती हैं, और अगर हम बात करते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की, तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन में जहां पर गाड़ियां चलती हैं, प्लस जो आपने ट्रैफिक सेपरेटर्स या मीडियंस देके रखे हैं, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में डिवाइडर्स बोलते हो, प्लस शोल्डर्स। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है, देखो अगर हम बात करें पेवमेंट की, तो बस ये वर्ड याद रखना, पेवमेंट मतलब किस पर गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विड्थ ऑफ पेमेंट की, तो विड्थ ऑफ पेमेंट दी जाती है गाड़ियों की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। जितनी, भाई जैसे इंडिया में जो हमारी गाड़ियां चलती हैं, भाई हमारा इंडिया का जो कोड जो हमें सब कुछ देता है वो होता है आईआरसी। आईआरसी हमें सब कुछ वैल्यूज देता है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ पेमेंट किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, जैसी गाड़ियों की चौड़ाई है। तो विड्थ ऑफ पेमेंट डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन एंड द नंबर ऑफ लेन्स। पेमेंट की बात करें, देखो
width of lane is decided based on the maximum width of the heavy commercial vehicle. क्या होता है width of lane का मतलब? गाड़ियों का जो चौड़ाई है, और सबसे भाई अगर हम बात करें कि जनरली जैसे हमारे ट्रक्स हैं, अभी हम एक टर्म यूज करते हैं, मैं ट्रक यूज नहीं करता, मैं जब कंस्ट्रक्शन में मैंने तो कभी ट्रक्स यूज करे ही नहीं। हमारे पास होते हैं ट्रेलर्स होते हैं बड़े बड़े, जिसमें आप देखा है कि बहुत लंबा सा होता है, पीछे से ओपन होता है, उसके ऊपर सामान लेके हम तो ट्रेलर्स यूज करते हैं। तो जो विड्थ ऑफ लेन होती है वो डिपेंड होती है कि विड्थ ऑफ द हैवी कमर्शियल व्हीकल, जो भी कमर्शियल व्हीकल है उसकी विड्थ को देख के आपकी, क्योंकि देखो छोटी गाड़ी बाइक्स हैं, कार्स हैं, वो तो आपकी आ ही जाएंगे, बट जो हमारी सबसे हैवी कमर्शियल व्हीकल है उसके बेस पे आईआरसी ने आपको रोड की विड्थ देकर रखी हुई है। द विड्थ ऑफ पेमेंट डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने बात पढ़ी, आईआरसी ने क्या करा, जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि ये 6 मीटर की रोड है, तो आईआरसी ने क्या कर रखा है, इसको नंबर ऑफ लेन्स में डिवाइड करके रखा है, या 7 मीटर की रोड है, 8 मीटर की रोड है, जो भी विड्थ ऑफ रोड है वो आईआरसी ने क्या कर रखा है, आपका नंबर ऑफ लेन्स पर डिसाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ पेमेंट क्या है, डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ लेन। देखो से कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारी रोड की विड्थ है 7 मीटर्स, तो अब हम आप इसको कितना लेन बोलेंगे। देखो सिंपल सा फंडा है, जो सिंगल लेन रोड होती है उसको आपको देकर रखा हुआ 3.75 मीटर। अगर कोई ऐसी रोड है, ध्यान से देखना, जिसकी विड्थ 3.75 मीटर्स है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल लेन रोड। क्या बोलेंगे आपको, सिंगल लेन रोड। अब मान लो जो विड्थ आपकी है, जैसे अभी हम जो काम कर रहे हैं वो काम हम कर रहे हैं, जिस जगह आज मैं काम कर रहा हूं वो है 3 लेन रोड। वो क्या है, 3 लेन रोड। अभी 3 लेन रोड का भी बताऊंगा मैं आपको, देख पहले धीरे धीरे समझते हैं। रोड की जितनी भी चौड़ाई है उसको आप लेन्स में डिवाइड करो, और एक लेन की विड्थ क्या है 3.75 मीटर्स। बट तब जब आपके रोड में ओनली एक ही लेन देके रखी हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो कहीं पर, मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूं, हमने बहुत बार रोड्स पर काम करा है, मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो रोड्स पर बहुत जगह, रोड्स पे ही मतलब मैक्सिमम टाइम में रहा हूं। तो क्या होता है कि मान लो अभी हमें रोड पर कुछ रिपेयर करना है, मान लो ट्रैफिक मूविंग है, उसमें मूविंग ट्रैफिक है, मतलब ट्रैफिक उस पर जा रहा है, बट आपको रोड का कुछ पोर्शन रिपेयर करना है, या रोड का कुछ पोर्शन आपको घेरना है, आपको रोड घेरनी है अपने काम के लिए। तो हमेशा आप, होता क्या है, आप सबसे पहले ट्राई करोगे, मान लो आपके पास बहुत चौड़ी रोड है, तो आप कोशिश करो कि मैं 2 लेन्स रोड छोड़ दूं, मतलब थोड़ी सी चौड़ाई छोड़ दूं। अभी 2 लेन का था, वो मैं आपको बताऊंगा। मिनिमम आपको 3.75 मीटर तो छोड़नी ही है। अगर आप किसी भी रोड पर काम करते हो और वहां पर ट्रैफिक निकल रहा है, तो आपका जो सीनियर होगा, जो आपके सीनियर्स होगा, लाइक चीफ इंजीनियर या वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर या आपके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, वो आपको बोलेंगे रोड पर काम करना है कर लो, बट एटलीस्ट 1 लेन छोड़ देना ताकि ट्रैफिक निकल सके। अब 1 लेन का मतलब क्या है, रोड का वो पोर्शन, रोड की वो विड्थ जिसकी, जो रोड का वो पोर्शन जिसकी विड्थ 3.75 मीटर्स है। अब ध्यान से देखना, हो सकता है, अब देखो हमने बोला, अब क्या होता है कि सिंगल लेन से ज्यादा है, आपकी कोई रोड थी उसमें जो चौड़ाई लगी वो 3.7 तो वो सिंगल लेन रोड होगी। अब आपकी रोड क्या चौड़ी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 लेन रोड। कहने का मतलब क्या, देखो 2 लेन्स विदाउट रेस्ड कर्व। अब कर्व स्टोन क्या होता है, फुटपाथ और रोड के बीच का जो बाउंड्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व स्टोन बोलते हैं। देखो कर्व स्टोन क्या होता है, अगर हम बोले कि सर कर्व स्टोन का काम क्या है, कर्व स्टोन क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये फुटपाथ है, ये रोड है, तो यहां पर देखिए, देखो फुटपाथ है वाला, ये रोड है, तो क्या होता है, ये आपका रोड को भी थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो ना, ये लेटरल फोर्स, देखो ये फुटपाथ है, इसका जो लेटरल फोर्स आएगा वो कर्व स्टोन झेलता है, ये जो रोड है इसका जो लेटरल फोर्स होगा वो कर्व स्टोन झेलता है। तो अगर हम बोले कि कर्व स्टोन का सर रोल क्या है, क्यों कर्व स्टोन लगाया जाता है, वो रोड का, दैट मींस जो पेवमेंट है, जो आपका कैरिज वे है, प्लस जो आपका फुटपाथ है, अगर उस पर कोई लेटरल, देखो ना लेटरल लोड मतलब इन एक्स डायरेक्शन, लेटरल लोड को ही झेलता है। तो अगर आपने 2 लेन रोड दी, मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको 2 लेन रोड देनी है, 2 लेन रोड देनी है और वहां पर कर्व स्टोन नहीं है, तो आपको जो विड्थ प्रोवाइड करनी है वो कितनी प्रोवाइड करनी है, 7 मीटर्स। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अभी हम धीरे-धीरे करके सब चलेंगे, कभी कंफ्यूज मत होना इसके लेक्चर्स में, ठीक है। अब क्या है, आपको 2 लेन रोड देनी है, मतलब एक लेन कितने की, 3.75। अगर आपने पास सिंगल लेन रोड देनी तो आप कितने की दोगे, 3.75 मीटर्स की। ध्यान रखना, आज भी यही फॉलो हो रहा है। अब आपको 2 लेन रोड देनी है, बट आपने उसको, आप उसमें कर्व स्टोन नहीं दे रहे हो, तो आपको जो विड्थ जो देनी है कैरिज वे की, जो पेवमेंट है वो कितनी की देनी पड़ेगी आपको, 7 मीटर्स की। अब क्या है, 2 लेन रोड्स है, बट आपको कर्व स्टोन में देना है, तो कर्व स्टोन प्लस रोड की जो विड्थ आती है वो आती है 7.5 मीटर। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये आएगा, अकॉर्डिंग टू आईआरसी
व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ कैरेजवे प्रोवाइडेड फॉर 2 lanes विदाउट रेस कर्व और विद रेस कर्व। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आता है कि अगर आपको 2 लेन रोड बनानी है भाई, सिंगल लेन, अगर मान लो आपको सिंगल लेन रोड बनानी है, अगर आपको सिंगल लेन रोड बनानी है, अभी आपको सब मजा आएगा, अभी आप देखते जाना, आपके पास आज की तारीख में मैं जिस रोड पे काम कर रहा हूं ना वो 10.5 मीटर की है, और सॉरी एक तो 10.5 की और एक आपकी अप्रोक्स 12 मीटर की है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, अभी आज की तारीख में मैं जिस रोड पे काम कर रहा हूँ, 2 रोड्स पे काम कर रहे हैं हम लोग, एक की 10.5 है अप्रोक्स और एक की 12 मीटर है। अभी आप देखना ध्यान से क्या चीज है ये। आपने अगर कब, ये तो ऑप्शन में आ गया कि कर्व स्टोन अगर आप दोगे तो 7.5 मीटर, और अगर कर्व स्टोन नहीं दोगे तो एक 2 लेन रोड का क्या होता है, एक लेन का मतलब 3.5 और 2 लेन दोगे तो 7 मीटर और 7.5 मीटर। अब देखो ये वाला क्या है, इंटरमीडिएट कैरेजवे। इस टर्म को हर कोई गलत समझता है, इंटरमीडिएट कैरेजवे। अब ये इंटरमीडिएट कैरेजवे होता क्या है, ये एक अलग सी रोड होती है जिसकी विड्थ लाइक विलेज रोड सुना आपने, विलेज रोड। अगर मैं आपसे बोलूं इंटरमीडिएट रोड क्या होती है, जो विलेज की रोड्स होती है या थोड़ी जो लेस इंपॉर्टेंट रोड्स होती हैं, उसको उस पे जो हम रोड की विड्थ देते हैं उसको हम बोलते हैं, देखो सिंगल लेन रोड सिटीज में प्रोवाइड होती है, हाईवेज में प्रोवाइड होती है, हर जगह सिंगल लेन। ये जो डायमेंशन 3.75 7 मीटर 75, ये हाईवेज है, सिटी रोड है, हर जगह आपका ये सिस्टम चलता है। पर जो गांव की रोड होती है, एक्चुअली ये टर्म मुझे मेरी इंजीनियरिंग में कभी समझ में नहीं आया था। जब मैंने सरकारी की तैयारी चालू करी थी ना 2011-12 में, तब मुझे समझ में आता है इंटरमीडिएट कैरेज में होता क्या है। ये इंटरमीडिएट कैरेज क्या होता है कि जो गांव की रोड्स होती है ना उसकी विड्थ अलग दी जाती है। तो इंटरमीडिएट विलेज कैरेज में यूज फॉर विलेजेस, और वहां पर चलता है अलग सिस्टम। तो दैट मींस वहां पर इंटरमीडिएट कैरेज में क्या है, ना तो कम रखा सिंगल लेन रोड, अगर आप देखोगे ना 5.5 तो इन दोनों के बीच का ही है, अप्रोक्स बीच का है, एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, अप्रोक्स बीच का है। तो क्या हुआ, ना आपने सिंगल लेन रखी ना आपने 2 लेन रखी, इन दोनों के जो बीच का जुगाड़ होता है वो आपने विलेज के लिए दे दी। मतलब ये अप्रोक्स मतलब ये एज ए 2 लेन की तरह काम करता है, बट गांव की जो 2 लेन होगी वो आपकी 7 मीटर्स नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि गांव की अगर हम 2 लेन रोड प्रोवाइड करेंगे तो वो कभी भी 7 मीटर्स नहीं होती है। सिटीज में होता है, हाईवेज में होता है, नेशनल हाईवेज में होगा, एक्सप्रेसवेज में होगा, स्टेट हाईवेज में होगा, बट गांव में ये सिस्टम फॉलो होता है 5.5 मीटर्स। अब क्या है, अब देखना ध्यान से, मैंने कहा कि आज जिस रोड पे मैं काम कर रहा हूं वो कितने की है, 10.5 की, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मेरा कैलकुलेटर उठा लो, एक सेकंड, अभी मैं आपको बताता हूं। अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे बोला कि आज जो मैं रोड यूज कर रहा हूं, 2 रोड पर हमारा काम चल रहा है। एक की जो रोड की विड्थ है वो 10.5 और एक की विड्थ है 12 मीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने लेन रोड है ये, जब देखो आप प्लीज ध्यान से देखना, सिंगल लेन रोड होगी 3.75 मीटर्स की, 2 लेन्स विदाउट कर्व्स, अगर कर्व स्टोन नहीं है तो 7 मीटर्स की, कर्व स्टोन है तो 7.5 मीटर्स की, 0.25 आपका कर्व स्टोन का बढ़ गया, गांव में 5.5, ठीक है। मल्टी लेन पेवमेंट्स 3.5 मीटर पर लेन। मेरे पास जो रोड है वो 10.5 मीटर की विड्थ है, क्योंकि हम जब जगह छोड़ते हैं तो हम नापते हैं कि भाई जगह कितनी दे रखी है, कैरेज वे है ना। तो क्या हो रहा है, अगर आप देखो, अगर आप 2 लेन से ज्यादा लेन को डिजाइन करते हो तो पर लेन की जो विड्थ आती है वो आती है 3.5 मीटर। देखो ध्यान से देखना, इन दोनों में कंफ्यूजन है। आप एक ऐसी रोड बना रहे हो जिसमें बस एक ही लेन है तो वो 3.75 होगी, बट अगर आप ऐसी रोड बना रहे हो जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ लेन्स है, 10.5 को 3.5 से डिवाइड करो 3 आता है ना। 10.5 को देखो मैंने पहले करके रखा है, ये देखो मैं दिखा देता हूं ना आपको, अगर देखिएगा तो दिख रहा है इसमें, नहीं यार हाँ नहीं दिख रहा, बेकार कैलकुलेटर। 10.5 अगर आप 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.5 आता है। दैट मींस मैं जिस रोड पर काम कर रहा हूं वो 3 लेन रोड है, मैं जिस रोड पर काम कर रहा हूं वो 3 लेन रोड है। अब आप बोलोगे सर आप तो एसी रोड पे भी काम करो जिसकी विड्थ 12 मीटर है, हाँ है ना, शोल्डर्स प्रोवाइडेड है वहां पे, प्लस साइड ट्रैक भी है। शोल्डर्स प्रोवाइडेड है कि अगर कोई इमरजेंसी, देखो हम 2 रोड पे काम कर रहे हैं, एक में शोल्डर्स प्रोवाइडेड नहीं है और एक में शोल्डर प्रोवाइडेड है। तो ये जो आप देख रहे हो ना अप्रोक्स जो आपका ये यहां पर जो बच रहा है 1.5 है ना, 1.5 जो बच रहा है वो शोल्डर्स प्रोवाइडेड है वहां पर, और एक जो तो साइड ट्रैक भी है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। विड्थ ऑफ कैरेज का मतलब जिस पर हमारी गाड़ियां चलेगी अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी। आज भी हम सब कुछ, आज मान लो मैंने जब सबसे पहले रिजिड रोड बनाई थी, मतलब सीसी रोड बनाई थी, तो मैंने सबसे पहले पूरा आईआरसी पढ़ा था।
रिसेंटली अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने देखो, अगर आप बोलोगे सर आपने फ्लेक्सिबल रोड बनाई थी, तो वो मेरे को 8-9 साल हो चुका है। फ्लेक्सिबल रोड बनाते बनाते तो बहुत टाइम हो चुका है। बट रिजिड की बात करेंगे, सीसी रोड की बात करेंगे, तो वो मैंने 3-3.5 साल पहले बनवाई थी, और उसमें मुझे पूरा IRC पढ़ना पड़ा था। आज भी अगर आप ऐसे इंजीनियर हो जो आप साइट पर काम करवाते हो और रोड का काम करा रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा IRC पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अगर आप IRC नहीं पढ़ोगे और आपने कुछ भी काम करा दिया, तो ध्यान रखना धराई होती है बहुत अच्छी तरीके से, सरकार पकड़ लेगी आपको। ये मत सोचना कि यार हम तो करवा देंगे, सब पकड़ाई में आते हैं। अगर आप इसलिए हमेशा अच्छी रोड बनाओ ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आई होप ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं जिस रोड पे काम कर रहा हूँ 3 लेन रोड है। क्यों? हर एक लेन की जो विड्थ है, अगर आपकी मल्टी लेन पे मोर देन 2 है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 2 लेन्स, तो यहाँ पर भी 3.5, 7 बन रहा है। एक से ज्यादा है, एक पे है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अब इस पूरे टॉपिक को आप लिख लो और इस पूरे टॉपिक को आप टॉप स्टार तो 3 स्टार, इससे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। याद रखना, मैं इसको आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। सारे के सारे क्या क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स जो आपको रोड पर दिखते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे डिफाइन करके रखा हुआ है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, छोटा हो रहा है, इसलिए वेट करो, ठीक है। जिसको बड़ा कर दिया मैंने, प्लस इसमें एक गड़बड़ भी है, इसमें आगे की स्लाइड्स थोड़ी कम थी, तो ये स्लाइड्स मैंने पीछे लगा दी। जो भी हमने पढ़ा ना विड्थ ऑफ कैरिजवे, उसको मैंने डिलीट कर दिया है और ये स्लाइड्स मैंने इधर लगा दी, तो हम थोड़ा उल्टा चलेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, इससे पहले वाला पेज मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। जब इस यूनिट का स्टार्ट मैंने आपसे करा था, जब इस यूनिट को मैंने स्टार्ट करा था, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया सबका दिया था, और मैंने आपको ये बताया था कि समय आने पर मैं आपको सारा का सारा पढ़ाऊंगा, समय आने पर मैं आपको सारा का सारा पढ़ाऊंगा, वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको कुछ फोटो पिक्चर्स दिखाई थी मैंने आपको, तो हमने डिस्कस करा था कि रोड में हमें क्रॉस स्लोप दिखाता है कुछ इस तरीके से। रोड क्या है? अगर आप बोलोगे सर ये रोड का कौन सा व्यू है, ये गाड़ी उन्होंने गलत बना रखी है, ये रोड का व्यू है ट्रांसवर्स। अगर आप बोलोगे सर ये रोड का कौन सा व्यू दिखा रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब क्या है? जो रोड जा रही है ना इस तरीके से, ये दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, दिस इज ट्रांसवर्स। जो लेंथ का परपेंडिकुलर है वो ट्रांसवर्स है। तो ये गलत बना रखी गाड़ी, बेवकूफ, इस तरीके से गाड़ी कभी खड़ी नहीं होती। ये गाड़ी इस तरीके से दिखनी चाहिए थी, या तो हमें इसका फ्रंट पोर्शन दिखना चाहिए था, या हमें इसका बैक, लाइक दिस। देखो यहाँ पे गाड़ी का फ्रंट पोर्शन दिख रहा है, तो ये ऊपर वाला थोड़ा गलत दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, ये रोड का आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, मतलब लैंप के परपेंडिकुलर, और इसका सेक्शन लाइक एक्स सेक्शन हमने काट दिया। तो जब हम काटेंगे तो सामने सामने एक्स सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमने देखा कि रोड जो होती है वो कभी भी फ्लैट नहीं होती, क्योंकि रोड अगर फ्लैट होगी, रोड अगर आपकी फ्लैट होगी, तो रोड में क्या होगा? रोड में पानी इकट्ठा होगा, जिसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। और रोड का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। मान लो आपकी फ्लेक्सिबल रोड है, जो आपकी काली रोड बोलते हैं, हम काला रोड जिसको बोलते हैं, जिसको हम बिटुमिनस रोड भी बोलते हैं। तो उस रोड पे क्या होता है कि अगर पानी बहुत देर तक इकट्ठा रहा, तो होता क्या है, जो एग्रीगेट्स होते हैं उसमें क्या होता है भैया, वो बिटुमिन से चिपकते हैं, बिटुमिन का बॉन्ड खत्म हो जाता है। बिटुमिन जो एग्रीगेट्स को चिपका के रखता है ना, अगर बहुत देर तक बिटुमिन पानी के कांटेक्ट में रहा, तो बॉन्ड खत्म हो जाता है, फिर एग्रीगेट्स बाहर आ जाते हैं, बिटुमिन का बॉन्ड टूट गया तो बिटुमिन भी लूज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी रोड उखड़नी नहीं चालू होती। आपने देखा ना, रोड पे गड्ढे होते हैं, इसको बोलते हैं पोर्ट होल्स। रोड पे जो लंबे से गड्ढे होते हैं, लंबे लंबे से स्ट्रेच होते हैं, जो टूट जाए, लाइक 5 मीटर का टूट गया, 6 मीटर का टूट गया, उसको हम पैच वर्क बोलते हैं। जो 5-6 मीटर का टूटता है उसको हम पैच वर्क बोलते हैं, और जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट होल्स। हम तो रोड बहुत रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि हमने जब भी रोड पर काम करा तो हम रोड को हमेशा रिपेयर कराते हैं। हम कभी भी नहीं सोचते कि अगर हम काम करें रोड पर तो हम लोगों को परेशान करते। तो मैं जब जाता था, मैंने आपको बात पहले भी बोली है कि जब जाता था पहले भी साइट पर, तो वहां पर सबसे पहले मैं रोड देखता था कि रोड में गड्ढे तो नहीं है, क्योंकि अगर रोड में गड्ढे हैं तो रोड के गड्ढे आपको रिपेयर कराने सुबह सुबह सबसे पहले। क्योंकि देखो अब हम सुबह गए 8-9 बजे गए, वहां पर चालू करा काम हम, और रोड पे हम काम कर रहे हैं, और रोड पे अगर क्योंकि हमारे पास होती है हैवी मशीनरीज, हो सकता है कि हमारी हैवी मशीनरीज के चक्कर में रोड डैमेज होगी, तो मैं सबसे पहले रोड देखता था। अब ये तो ऐसी कंडीशन नहीं है, बट पहले मैं रोड देखता था हमेशा। तो कहने का मतलब क्या है
रोड का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी, क्योंकि उसके चक्कर में जो जो हमारी बिटुमिनस जो सरफेस वेयरिंग कोर्स होती है वो बिटुमिन की होती है, और बिटुमिन पानी के कांटेक्ट में टूट जाता है, बॉन्ड हो जाता है। तो रोड का ये आप ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हो तो आप देखोगे कि रोड कभी भी फ्लैट नहीं होती, रोड पर एक कर्व बना हुआ होता है। वो इसलिए होता है कि अगर बारिश आए तो ये पानी वापस से ड्रेन्स, ये ड्रेन्स है, पानी हमेशा ड्रेन्स में चलता है, नाले में चलता है, क्योंकि रोड पर ज्यादा समय तक हमें पानी को नहीं रखना है। ठीक, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज क्रॉस स्लोप और कैम्बर, तो आप बोलोगे क्रॉस स्लोप और कैम्बर तो सर पानी जो रोड पर पानी आता है उसको ड्रेन करने के लिए हम क्रॉस स्लोप और कैम्बर को यूज करते हैं, ताकि आपका पानी रोड पर इकट्ठा ना हो। सब पता है आपको, धीरे धीरे चलता, अभी अपन पढ़ेंगे तो और धीरे धीरे चलेंगे, अभी आपको सब पता चलेगा। ठीक है, तो क्रॉस स्लोप और कैम्बर इज द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस। देखो क्रॉस स्लोप और कैम्बर, ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। इज द स्लोप, स्लोप है, स्लोप क्या है, किसी एंगल पर, स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल पर। क्रॉस स्लोप और कैम्बर इज द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट इज क्रॉस स्लोप? ये रेड में मैंने अंडरलाइन इसलिए करा क्योंकि ये खुद में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो पूछ लेगा क्रॉस स्लोप और कैम्बर होता क्या है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्रॉस स्लोप और कैम्बर क्या होता है, जो आपका पानी के लिए एक स्लोप दी जाती है रोड के अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन में, जिससे पानी आपका ड्रेन ऑफ हो जाए। Drainage and disposal of water from the pavement is considered important because of the following reason। क्यों पानी को बहाना है, क्यों पानी को ड्रेन ऑफ करना है, क्यों पानी को रोड पे टिकने नहीं देना है? क्योंकि आपको अगर पेवमेंट की अच्छी लाइफ चाहिए, पानी अगर रोड पे चल गया, एक बार सीमेंट सीसी रोड थोड़ी ठीक होती है, बट अगर आपके पास फ्लेक्सिबल रोड है, आज भी इंडिया में फ्लेक्सिबल रोड ज्यादा है, मतलब काली रोड ज्यादा है, मतलब बिटुमिनस रोड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सीसी रोड, क्योंकि सीसी रोड बहुत महंगी बनती है। आप में से बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि जब सीमेंट कंक्रीट रोड अच्छी होती है तो सरकार हर जगह सीमेंट कंक्रीट रोड क्यों नहीं बना देती है? क्योंकि भाई साहब सरकार के पास भी एक लिमिटेड फंड होता है। आपने देखा होगा, आपके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि यार सरकार ये इंजीनियर्स पैसे खाने के लिए, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि पैसे खाने के चक्कर में रोड खराब बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लेक्सिबल रोड थोड़ी सस्ती बनती है इन कंपेरिजन टू सीसी रोड, अगर फंड है। देखो हर एक लिमिटेड फंड भी टाइम टाइम से आता है ना। आज आप जब नौकरी करोगे, नौकरी करना स्टार्ट करोगे, सरकारी नौकरी करना स्टार्ट करोगे, तो एकदम से तो आप मर्सिडीज ले नहीं पाओगे, और शायद सरकारी नौकरी में आप ले भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? आपने शुरुआत करी नौकरी की, तो आपने थोड़ा कमाया, तो आप एल्टो ले लोगे, है ना, सैलरी अच्छी आती है आजकल, एल्टो ले ली। समय आएगा थोड़ा और बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे? और अच्छी गाड़ी लोगे, होंडा सिटी ले लोगे, वरना ले लोगे समय आने के साथ साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि लिमिटेड फंड होता है आपके पास, तो आप कभी भी ब्लेम मत करा करो गवर्नमेंट को कि अरे यार फालतू में खर्चा कर दिया। वो एक फंड होता है ना, सीसी रोड बनाने के लिए बहुत फंड चाहिए, तो इसलिए ज्यादा अभी बन रही है इंडिया में सीसी रोड्स, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको इंक्रीज द लाइफ ऑफ पेमेंट करनी है, सबसे पहली बात भाई देखो, पानी से दूर रखना है तो पेमेंट बढ़ जाएगा, मतलब पेमेंट आपकी बचेगी अगर पानी से दूर रहेगा तो। ठीक है, क्यों बचेगा? टू प्रिवेंट स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम एग्रीगेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बिटुमिन बाहर आ जाता है। बिटुमिन क्या करता है? अलग हो जाता है एग्रीगेट से। बिटुमिन क्या करता है? एग्रीगेट से अलग हो जाता है। दूसरा और नॉर्मल रीजन देखें, अगर रोड पर पानी होगा तो एक तो रोड में गड्ढे हो जाएंगे, प्लस गाड़ियां बहुत स्लिप करती है। टू प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ व्हीकल्स रनिंग एट हाई स्पीड, पानी क्या करता है? फ्रिक्शन को कम कर देता है। भाई पानी क्या है? ऐसा लुब्रिकेशन काम करेगा और पानी करेगा रोड का फ्रिक्शन कम कर देगा। और मैंने आपको बताया पेवमेंट का सरफेस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पेवमेंट का सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रोड के अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी आपकी गाड़ी अपनी जगह पर चलेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस चीज का, तो आपको ध्यान रखना है कि रोड में पानी अगर होगा तो स्लिपेज भी होगा, प्लस एग्रीगेट भी अपन निकलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर हम क्रॉस स्लोप, इसके नाम या देखो ना, नाम क्या है? स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? किसी भी एक एंगल पर। अगर हम स्लोप के बारे में डिस्कस करें, व्हाट इज स्लोप? स्लोप का मतलब होता है एंगल। स्लोप इज इक्वल्स टू y upon x। The rate of camber or cross slope is usually designated as 1 by n। अब देखो 1 by n क्या है? 1 स्लोप इज इक्वल्स टू 1 by n। किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं स्लोप? आप ध्यान, एक एंगल प्रोवाइड कर देना, किस तरीके से लेंगे ध्यान से देखना। n क्या होता है? x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में।
वन क्या ऊपर वाला क्या होता है y डायरेक्शन। अगर हम स्लोप की बात करें तो नीचे वाला होता है x डायरेक्शन, ऊपर वाला होता है y डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि n यूनिट्स पर 1 यूनिट मतलब n यूनिट्स इन x डायरेक्शन पर आपका 1 यूनिट y डायरेक्शन बढ़ेगा। मैं बताता हूं y डायरेक्शन बढ़ेगा। एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो स्लोप लिखी है 1 in 20, 1 in 20। अब इनकी यूनिट्स दोनों की हमेशा सेम होती है, तो एग्जांपल आप इसको सेंटीमीटर में लो, मीटर में लो, किलोमीटर में लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाती है। बट याद रखना कि दोनों की यूनिट्स हमेशा आप सेम रखोगे, दोनों की यूनिट्स आपको क्या रखनी है, सेम रखनी है। अब देखो 1 in 20 स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप में हमेशा बताता हूं क्योंकि बच्चा स्लोप में कंफ्यूज हो जाता है, समय के साथ अगर स्लोप थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। 1 in 20 का मतलब क्या है कि अगर कोई 20 सेंटीमीटर x डिस्टेंस है, अगर कोई 20 सेंटीमीटर x डिस्टेंस है तो हर 20 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, देखो पहला 20 सेंटीमीटर है, ये पहला 20 सेंटीमीटर x डिस्टेंस है तो इस पे 1 सेंटीमीटर y बढ़ेगा, फिर अगला है, फिर इसके साथ ऐड हो जाएगा, फिर इसका है अगले साथ, मतलब हर एक 20 मीटर पे एक mm बढ़ता जा रहा है। तो पहले एक था, फिर एक तो ऑलरेडी है, फिर 1 + 1 2 हो गया। इस तरीके से स्लोप का मतलब होता है। तो स्लोप का 20 का मतलब है कि x 20 यूनिट्स इन x डायरेक्शन, अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो y डायरेक्शन में वो 1 यूनिट होगी। ठीक, ध्यान से। तो अगर हम रोड की स्लोप की बात करते हैं तो रोड की जो स्लोप होती है वो आपकी 1 in n पे 1 in n की तरीके से दी जाती है। अभी हम दिखाएंगे सारे तरह, टेंशन मत लो, दिखाता हूं मैं आपको। आ जाओ, उल्टा चलिए थोड़ा, देखो इस पर छोड़ो, अभी इस पर आओ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर क्या निकला, देखो ध्यान से, इस पर देखो, सबसे पहले इस वाले पर आओ। ये स्लोप जा रही है, देखो स्लोप है, ये रोड की स्लोप है, 1 in n। अभी 1 in n क्या है कि n यूनिट्स अगर x में बढ़ रही है तो हर एक n यूनिट्स x पर एक 1 यूनिट ऑफ y बढ़ रही है। देखा दे रहे, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कैम्बर का आता है वो आता है क्राउन से। कैम्बर का जो सबसे टॉप मोस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये देख रहे हो ना, ये देखो यहां से लेके ये ट्रांसफर सेक्शन, गाड़ी को काट दो, ये ट्रांसफर सेक्शन है, इसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना क्राउन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्रॉस स्लोप और कैम्बर का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्राउन। बहुत बार बहुत एग्जाम्स में आया है, बहुत छोटा क्वेश्चन है बट आता है, छोटा क्वेश्चन है बट आता है कि जो क्रॉस स्लोप और कैम्बर का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम क्राउन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, रेड में टिक कर दिया मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जहां मेरा रेड पेन चल गया ध्यान रखना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको पूरे लेक्चर्स में ध्यान रखना है कि सर ने या आपके भाई ने कहां कहां पर रेड पेन चलाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम स्लोप की बात करते हैं, किसकी बात हम कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 in n पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से आप देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। द वैल्यूज, अब इस कैम्बर की वैल्यूज पे किससे देकर रखी हुई है, IRC में, इंडियन रोड कांग्रेस। कैसे कैसे, आपकी कोई सीमेंट रोड, सीसी रोड है, सीसी रोड मतलब रिजिड पेवमेंट है, या फिर आपकी अच्छी खासी बिटुमिनस रोड है, या फिर वहां पर आपकी अच्छी खासी बिटुमिनस रोड है। देखो आपसे एक सिंपल सी मैं बात पूछता हूं, जहां पर बारिश ज्यादा होगी, जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर आपको स्लोप, क्रॉस स्लोप या कैम्बर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। जहां पर बारिश ज्यादा है तो आप चाहोगे जल्दी जल्दी पानी निकल जाए। अगर आपने मान लो ऐसे एरिया में जहां पर बारिश, देखो जहां पर आपकी बारिश ज्यादा होगी वहां पर हमेशा स्लोप ज्यादा होगी, अभी आपको दिखाता हूं मैं, और जहां पर बारिश कम होगी वहां पर आप स्लोप को कम रख सकते हो, स्लोप को कम रख सकते हो, क्योंकि कम पानी है, कम बर्फ रहा है तो वो थोड़ा टाइमली ड्रेन हो जाएगा। बट जहां पर बहुत बारिश आ रही है तो वहां पर तो आपको स्लोप ज्यादा रखनी पड़ेगी ताकि पानी जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाए, इकट्ठा ना हो रोड पर, वाटर लॉगिंग ना हो जाए, ठीक है। आपके पास कोई सीसी रोड है या अच्छी खासी बिटुमिनस रोड है, मतलब जो सफिशिएंट रोड बनती है जिस तरीके से, वो सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बता करके, तो अगर कोई सीसी रोड है और कहीं पर और एक अच्छी खासी बिटुमिनस रोड है, मतलब सफिशिएंट आपने डेप्थ दी है हर एक चीज की, तो वहां पर अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है तो आप स्लोप दोगे 1 in 50 और 2%। भाई 1/50 into 100% कर दोगे तो 2%। अभी आप 150 का मतलब क्या है कि 50 सेंटीमीटर पे या 50 मीटर पे, जैसे मानो हम सेंटीमीटर से लेते हैं, तो हर एक 50 सेंटीमीटर पे, जैसे ये x पहला 50 सेंटीमीटर, फिर ये अगला 50 सेंटीमीटर, फिर ये अगला 50 सेंटीमीटर, हर एक मीटर पे एक सेंटीमीटर y डायरेक्शन में बढ़ेगा, लाइक इस तरीके से, और फिर आप इस तरीके से इसको ज्वाइन करो। यही स्लोप होता है यार, और स्लोप क्या है, यही तो स्लोप है आपका, इसको तो स्लोप बोलते हैं। फिर आप ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है।
तो अगर आपके पास एक अच्छी खासी सीसी रोड है या फिर अच्छी खासी एक बिटुमिनस रोड है और वहां पर अगर हैवी रेनफॉल होता है तो हम क्रॉस स्लोप रखते हैं 1/50। स्लोप मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और अगर परसेंटेज में लेंगे तो 1/50 into 100 वो हो जाएगा आपका 2%। रेड पे चला रहा हूं, ध्यान रखना सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताता हूं ट्रांसपोर्टेशन की जो सबसे दो टिपिकल यूनिट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो आपकी दो टिपिकल यूनिट्स हैं वो दो यूनिट्स हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो ज्योमेट्रिक डिजाइन और दूसरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो बच्चा पढ़कर नहीं जाता है, और आजकल के एग्जाम्स में ट्रैफिक इंजीनियरिंग से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और अगर ये अच्छी खासी रोड है और आपके पास लो रेनफॉल है तो आप क्या प्रोवाइड कर दोगे? 160 और 1.7%। ये रोड के अकॉर्डिंग स्लोप आपको सारे ध्यान रखना है। अब देखो मान लो आपने पतली मतलब मान लो जो बिटुमिनस सरफेस की जो रोड है वो आपने थिकनेस थोड़ी कम कर दी, तो वहां पर क्या होगा? स्लोप आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पतली रोड कमजोर होती है। जैसे जैसे आप कमजोर रोड पर जाते जाओगे वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कमजोर रोड को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक अच्छी रोड है वो कम डैमेज होगी इन कंपैरिजन टू दूसरी रोड। लाइक अगर मान लो एक नॉर्मल सी अपनी रोड रही है, उसकी थिकनेस भी आपने कम रखी हुई हर जगह, तो वहां पर आपको स्लोप ज्यादा देना पड़ेगा ताकि पानी रुके ही नहीं उसको, अगर गलती से भी रुक गया तो पानी डैमेज हो जाएगी रोड पूरी की पूरी। तो अगर मान लो कोई थिन बिटुमिनस सरफेस है तो आप क्या लोगे? 1/40 और 2.5% जब हैवी रेनफॉल है, और 1/50 2% फॉर लो रेनफॉल। जैसे जैसे रोड की कंडीशन जितनी अच्छी रोड होगी उसमें स्लोप कम होगा, क्योंकि उसके डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे जैसे रोड की क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, रोड की क्वालिटी मतलब आपकी घट जाएगी, तो सिंपल सा मतलब है क्वालिटी ऑफ रोड में स्लोप कम है, और अगर क्वालिटी ऑफ रोड बेकार है तो आपको उसको पानी से बहुत ज्यादा बचाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको स्लोप बढ़ानी पड़ेगी। देखो अच्छी रोड थी तो स्लोप 2% है या 1.7% है, बेकार रोड आई थोड़ी सी तो 140 2.5% और 150 और 2%। अब क्या करा आपने? वाटर बाउंड मैकेडम रोड या ग्रेवल पेवमेंट, आपने क्या करा? एक रोड बनाई, ओनली जीएसबी डाल दिया, फिर डब्ल्यूएमएम डाल दिया, है ना? आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको डब्ल्यूबीएम और डब्ल्यूएमएम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा के रखा होगा। ये मत बोला था वाटर बाउंड मैकेडम रोड क्या होती है। ट्रांसपोर्टेशन के 52वां लेक्चर है, 50 लेक्चर दे चुका हूँ। ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर देते हैं लोग 30-35 लेक्चर्स में। ये मेरा ना 50 और अभी भी इसमें आपको 30 लेक्चर लगेंगे। 80 लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन में होंगे मैंने, क्योंकि मेरा मकसद है पढ़ाना इस तरीके से कि भाई साहब बच्चा एग्जाम में सब कुछ कवर करके आए। 80 लेक्चर लगेंगे मुझे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए, क्योंकि पढ़ाना इस तरीके से कि बच्चे का क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो वाटर बाउंड मैकेडम मतलब जो ओनली डब्ल्यूएमएम डाल दिया आपने, है ना, जीएसबीएस भी डाल दिया, तो उस केस में और रोड क्वालिटी खराब हो गई, आपने ना ऊपर सरफेस वेरिंग कोर्स आपने कुछ बनाया नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? 133 और 3% जब रेनफॉल ज्यादा है, 140 और 2.5% जब रेनफॉल कम है, और आपने बस मिट्टी की रोड बना दी तो भैया उसमें सबसे ज्यादा 125 133%। आप सबसे पहले इसको लिख लो, 5 स्टार टॉपिक है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रोड के अकॉर्डिंग और रेनफॉल के अकॉर्डिंग, रोड के अकॉर्डिंग और रेनफॉल के अकॉर्डिंग वो आपसे क्रॉस स्लोप की वैल्यू 100% पूछेगा। इसको 5 स्टार मत करो यार, इसको 10 स्टार करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत दबाकर आते हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस आते हैं इससे। आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के सेकंड लेक्चर में ही जो हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन यूनिट चालू करी, हम सेकंड लेक्चर में ही क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। हम सेकंड लेक्चर में ही क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं, और इस लेक्चर से बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी और क्वेश्चंस हैं, अभी और क्वेश्चंस हैं। क्या इसको हटाओ, यहाँ पे लिखा होगा। अब होता क्या है, जो क्रॉस स्लोप की शेप होती है वो जनरली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट पैराबोलिक शेप जो हमें सबसे ज्यादा मिलती है, जो हम रोड पर देखते हैं पैराबोलिक शेप देखते हैं। उसके बाद जो हम सबसे कम देखते हैं स्ट्रेट लाइन कैम्बर, और जो हम थोड़ा ये भी देखो, 2 कंडीशन आप बहुत देखो, एक तो पैराबोलिक शेप और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक शेप। कॉम्बिनेशन यार एक सेकेंड, और कोई मिलने आया, मेरे पास नोटिफिकेशन आया है। यार डिस्टर्ब करेगा लेक्चर का, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम अपना पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन, देखो 3 टाइप की शेप है, इससे भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहला जो सबसे कम दिखता है वो होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप दिख रही है। दूसरा पैराबोलिक शेप जो आपको दिख रही है। थर्ड आप ध्यान से देखना, पैराबोला प्लस स्ट्रेट लाइन, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर पैराबोला बन रहा है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर पैराबोला बन रहा है। फर्स्ट वाले में देखो प्रॉपर पैराबोला बन रहा है।
सेकंड वाले में देखो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। थर्ड वाले में क्या है, पैराबोलिक, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, पैराबोलिक प्लस स्ट्रेट, सबसे ज्यादा आपको ध्यान, देखो दोनों में स्लोप अब ध्यान से देखना, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देना पड़ेगा। मान लो जो कैरेज, ये जो रोड की जो विड्थ है वो क्या आपकी W, कैरेज वे की जो विड्थ है या पेमेंट की जो विड्थ है वो क्या आपकी W। तो आपको स्लोप, जब आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रोवाइड करते हैं तो हमें कुछ इश्यूज नहीं आते हैं। वन इन, जैसे मान लो कोई भी 1 in n की स्लोप है, अगर हम स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर की बात करते हैं तो बहुत इजी सा है। 1 in n की स्लोप है, आप ध्यान से देखना, मान लो रोड की जो टोटल चौड़ाई है, रोड की जो टोटल चौड़ाई वो क्या है W। तो ये जो सेंटर वाला क्वेश्चन आप दिख रहे हो ना ये वाला, इसका फॉर्मूला क्या है W/2 है, जो भी स्लोप देकर रखी हुई है। और ये यहां से लेके आना आप कितना बढ़ाओगे भाई, n सेंटीमीटर या n मीटर्स पे 1 यूनिट ऑफ y बढ़ाते जाओगे तो इस तरीके से आपका ट्रायंगुलर बहुत इजीली बन जाता है। और ये जो सेंट्रल हाइट होगी वो कितनी होगी W/2n, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना कि वो पूछ लेगा कि जो स्ट्रेट लाइन कैमर होता है उसमें आप स्लोप 1/n से ट्रायंगुलर तो बना दोगे, बट ये जो सेंट्रल पोर्शन का राइज होता है ना कितना होता है W/2n, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्रॉस स्लोप से जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, आज भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, आज भी क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड, अगर ये पैराबोलिक शेप की बात करो, देखो रोड की विड्थ क्या है W। अब क्या है, पैराबोला में तो भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती नहीं है, पैराबोला की इक्वेशन होती है अलग। तो जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे, भाई देखो यहां पर तो क्या था, जितना x बढ़ाया उसके रेस्पेक्ट में आपने 1 यूनिट ऑफ y बढ़ा दिया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। बट जब पैराबोलिक कैम्बर होता है, जब आपका पैराबोलिक कैम्बर होता है, मान लो स्लोप क्या देकर रखी है 1 in n, स्लोप क्या देकर रखी हुई है आपकी 1 in n देकर रखी हुई है, ठीक है यार मेरे को एक मिलने दो वरना डिस्टर्ब हो जाएगा लेक्चर, मुझे रोकना पड़ेगा बीच में, 2 मिनट दो मुझे आप, है ना, ठीक है स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ बीच में कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, आप पे ध्यान रखना है स्पेशली, देखो स्ट्रेट में तो हमें स्लोप देने में कोई इशू नहीं है, तो ट्रायंगुलर स्लोप होता ही इस तरीके से, एक एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब हम पैराबोला की बात करेंगे ना, तो पैराबोला में क्या है, जैसे 1 in, देखो 1 in 20 देके रखा है स्लोप, इमेजिन करो 1 in 20 देके रखा है, तो x तो हम बढ़ा सकते हैं, x तो इजीली बढ़ा सकते हैं जो भी देके रखा हुआ है, बट ये कर्व देके रखा है ना, ये आप डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी कितने x पर, मान लो 20 रखा मैंने यहाँ पर x, ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब आप y कितना बढ़ाओगे, कोई पैराबोला का फॉर्मूला लगेगा वैसा, स्ट्रेट लाइन तो बड़े बढ़ा सकते हो, पैराबोला में नहीं बढ़ा सकते, तो पैराबोला का जो y यूज करोगे वो क्या है 2x² अपॉन में स्लोप जो भी देके रखी हुई है अपॉन में विड्थ। ये ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये गलती से भी ये मैं सोचना कि सर हम बोल, आपका जो ऑप्शन नहीं है वो आपसे पता है डायरेक्ट क्या पूछेगा, वो आपसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछेगा कितना कितना होता है। अब आप बोलोगे अब तीसरा क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। आप देखोगे थोड़ा सा तो पैराबोला देके रखा हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेट पोर्शन। अब आपके मन में डाउट आ सकता है सर कितना पैराबोला देना है कितना स्ट्रेट देना है, तो उसका आंसर ये रहा। मान लो यहां से लेके यहां तक की जो हमारी विड्थ है वो कितनी देगा रखी है b, तो 2/3 तो हम देंगे b क्या स्ट्रेट लाइन, और 1/3 ऑफ b हम देंगे पैराबोला पोर्शन। जनरली पूछा जाता है, ये बुक्स में कम मिलता है, ध्यान रखना कि अगर आपने कॉम्बिनेशन लिया, जो हमारा तीसरा टाइप का जो शेप था, जो हमारा तीसरा टाइप का शेप था वो क्या था, पैराबोला प्लस स्ट्रेट लाइन। तो पैरा अगर मान लो यहां से लेके यहां तक की विड्थ क्या b है, तो 1/3 पोर्शन पे हम पैराबोला देते हैं और रिमेनिंग का क्या देंगे आपका स्ट्रेट पोर्शन। तो ये सब आप बना लो पहले, यार लिख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा पानी पी लेता हूं। ठीक है, और ये वाली शेप भी बनाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा सकता है कि कितने पोर्शन पे आप स्ट्रेट लाइन दोगे और कितने पोर्शन पे आप पैराबोला पोर्शन दोगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये टॉपिक हमारा क्रॉस स्लोप का खत्म होता है, ठीक है, ये तो आपने लिख लिया था पूरा, और मैंने वैल्यू सिखा दी, ये मैं लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीडियंस और ट्रैफिक सेपरेटर्स। ये कल भी मैंने आपको बताया था, ये अभी हम सारे के सारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये कल भी हमने डिस्कस करा था, कल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था। मीडियंस और ट्रैफिक सेपरेटर्स क्या होते हैं, जब हम दो रोड्स हैं जिनमें अपोजिट डायरेक्शन का ट्रैफिक चल रहा है, दो रोड्स हैं जिसमें अपोजिट डायरेक्शन का ट्रैफिक चल रहा है, तो उनके बीच में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, मीडियंस, ताकि दोनों ट्रैफिक एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए। मीडियन इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू सेट्स ऑफ ट्रैफिक लेन्स intended to divide the traffic moving in
अपोजिट डायरेक्शन। देखो मैं लेक्चर जिस तरीके से स्टार्ट करता हूँ तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स पहले आपको बता देता हूँ। उससे फायदा क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते आते हैं तो हमें बहुत फायदा मिलता है। तो मीडियन से पूछे तो फायदा क्या है भाई, दो अपोजिट डायरेक्शन की गाड़ी जा रही है, वो एक दूसरे भिड़े नहीं, कोलिजन ना हो उनके बीच में। द मेन फंक्शन ऑफ द मीडियन इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द एडजेसेंट लेन, ऑन द जो भी अलग अलग लेन्स पे चल रही है। अब क्या है, आईआरसी ने इसके बारे में भी देके रखा हुआ है कि जो एक्सप्रेस वे है, ये थोड़ा छोटा हो गया ना, इसको बड़ा करो थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है बड़ा हो गया। आईआरसी ने मीडियंस जो ट्रैफिक सेपरेटर्स होते हैं इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है कि इन केस अगर आप एक्सप्रेस वेज पर है, किस पर है, एक्सप्रेस वेज, सबसे हाई क्वालिटी रोड्स जो होती है वो जो सबसे हाई क्वालिटी रोड्स होती है वो कौन सी होती है आपकी, एक्सप्रेस वेज। अगर आप एक्सप्रेस वेज पर हैं, अगर आप एक्सप्रेस वेज पर हैं तो जो विड्थ की जो मीडियंस की जो विड्थ होगी वो कितनी देनी है, 15 मीटर, और मिनिमम मतलब मैक्सिमम कितना 15 और मिनिमम कितना ले सकते हो 10 मीटर तक। अगर आप एक्सप्रेस वेज पर जो हमारी सबसे हाई क्वालिटी रोड्स होती हैं एक्सप्रेस वेज, अगर आप एक्सप्रेस वे पर मीडियंस दे रहे हो, ट्रैफिक सेपरेटर्स दे रहे हो, तो वहां पर आपको जो विड्थ देनी है वो मिनिमम कितनी देनी, मतलब मिनिमम हम 10 मीटर देते हैं और मैक्सिमम कितना सकते हैं 15 मीटर। अगर हाईवे रोड है तो 5 मीटर मैक्सिमम, 3 मीटर मिनिमम। अगर आपका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आपको जहां पर बहुत सारी रोड्स मिलती हैं वहां पर 5 मीटर 1.2 मीटर, और अगर आपका ब्रिज है तो 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर। ये पूरा लिख लो, छोटा सा है, 1 स्टार है। इससे भी छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि मीडियंस की विड्थ क्या है, अलग अलग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रोड्स मीडियन की विड्थ क्या है। ये कोई ज्यादा खतरनाक टॉपिक नहीं था, इजी सा टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चंस भी करने याद आ गया कैसे, ठीक है। बस कर्व्स क्या होता है, अगर मैं कर्व्स की बात करूं, आप पता है आज मैं आपका क्रॉस ये कंप्लीट कर देता हूं, जो आपका क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स है वो हम कंप्लीट कर देते हैं। भाई कर्व्स हमने पढ़ा दिया, अरे फाइल फिर छोटी बड़ा करो इसको, नेक्स्ट फाइल देखना तो यार, वो तो छोटी नहीं है ना, हाँ ठीक है। अगर हम कर्व्स, बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम कर्व्स की बात करें तो आपका जो पेवमेंट है, जो कैरिज वे है, जो कैरिज वे या पेवमेंट है, उनके बीच की जो बाउंड्री है, किसके साथ, फुटपाथ के साथ। फुटपाथ और कैरिज वे के बीच की जो बाउंड्री होती है लाइक दिस, शेप छोड़ो, मैंने आपको कल फोटो दिखाया था, कैरिज वे और फुटपाथ के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्व्स। मैंने आपको बताया कर्व क्या करता है, थोड़ा रोड को भी लेटरल सपोर्ट दे देता है, मतलब थोड़ा लेटरली खिसके नहीं, और फुटपाथ को भी दे देता है। कर्व इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड द मीडियन और द फुटपाथ और द शोल्डर्स। भाई शोल्डर्स होंगे, शोल्डर्स देखो जब भी नहीं है, देखो क्या होता है, एक रोड है उसमें आपके पास ओनली कैरिज वे है तो वहां शोल्डर्स नहीं होगा, तो कैरिज वे और फुटपाथ के बीच में कर्व स्टोन होगा। अब मान लो शोल्डर्स है तो शोल्डर्स देके रखा है, एक्स्ट्रा एक इमरजेंसी लेन देके रखी है, तो फिर जो कर्व्स होगा वो शोल्डर और फुटपाथ के बीच में होगा। कर्व्स पेवमेंट एंड मीडियन और फुटपाथ और शोल्डर किसी के भी बीच में हो सकता है, शोल्डर के बीच में भी हो सकता है ना, पेवमेंट के बीच में भी हो सकता है। अब कर्व्स मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, एक्चुअली 4 होते हैं, ये 3 इसको आप काटो, 3 नहीं होते 4 होते हैं। कर्व्स 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका लो और माउंटेबल कर्व्स, अलग अलग विड्थ के अकॉर्डिंग कर्व्स को डिफाइन करा है और कर्व्स की शेप अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप के 4 है। सबसे पहला हम बोलते हैं लो और माउंटेबल। लो मतलब क्या होता है कि थोड़ा छोटा, जिसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है 70 to 80 mm, 70 से 80 मीटर, 70 से 80 मीटर की जो सबसे छोटा होता है, नॉर्मल होता है ये, ताकि अगर देखो ये रोड है, इसकी हाइट छोटी होगी तो आप गाड़ी अपनी फुटपाथ पर भी लेके जा सकते हो। कुछ लोग आपने देखा होगा जो फुटपाथ पर भी अपनी बाइक चढ़ा देते हैं, तो ये इस टाइप के कर्व सिस्टम होता है, ये ज्यादा आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये इसकी हाइट क्या है, छोटी सी होती है 70 से 80 मीटर। तो कोई बाइक वाला होता है 70 से 80 मीटर कितना होता है, वो छोटा सा होता है, वो छोटा सा है यार, है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी। 70 एक सेकंड वेट करो, ठीक है। तो ये नॉर्मल कर्व स्टोन होते हैं जिसको हम बोलते हैं दिस इज आल्सो नोन एज क्लास 1 कर्व स्टोन। इट इज प्रिंसिपल रोल कंट्रोल ट्रैफिक टू स्टे within its own lane. As the height of this form of curve is low, it facilitates the driver to enter the area of shoulder with less difficulty. इसके 2 फायदे होते हैं, देखो मेरी बात ध्यान से देखना। इसकी हाइट है कम, कितनी है 70 से 80। यहां पर आपकी रोड है 70 से 80 कितना होता है, इतना 70 से 80 है। तो इस टाइप के कर्व स्टोन को आप क्या करोगे कि आप चाहते हो कि जो मैं इमरजेंसी लेन बना रहा हूं वो बिल्कुल रोड से चिपक के नहीं बना रहा, मैं रोड से चिपक के नहीं बना रहा,
और आप चाहते हो कि मैं शोल्डर्स, जो आपका शोल्डर्स है वो कैरेज वे, ये जो आप छोटा वाला होता है ना, ये जनरली दिया जाता है कैरेज वे और शोल्डर्स के बीच में। यहाँ पर मान लो आपके शोल्डर्स है, ये शोल्डर्स है, ताकि आसानी से ये इसके ऊपर चढ़ जाए। ये कभी भी देखो, अगर ये छोटे आपने फुटपाथ पे लगा दिए, जनरली किसके बीच में दिया जाता है, कैरेज वे और शोल्डर्स के बीच में, कि इन केस अगर आपका आप शोल्डर्स चढ़ाना चाहते हो तो आप छोटा सा आपने कंडीशन दे दिया। नेक्स्ट, इसकी हाइट होती है ज्यादा, 150 से लेके 200 mm, इसको बोलते हैं क्लास 2। दिस इज आल्सो नोन एज क्लास 2 कर्व। ठीक है, ये आपका फुटपाथ पर काम आता है। ये जनरली सबसे ज्यादा यूज, इसकी हाइट कितनी, 150 से 200 mm। मैंने शायद 300 mm वाला यूज कराया था, मतलब मुझे मीडियम बनवाए हुए तो यार 4 साल हो गए, तो मेरे को उसकी हाइट याद नहीं आ रही। हाइट उसकी 330 शायद, मैंने इस टाइप की करवाए थे, इस शेप में होते हैं, इसमें तो जनरली 150 से 200 तक। मुझे याद आ रहा है कि मैंने हाइट 300 करवाई थी, इतना था यार, 300 तो होगा। ठीक है, तो ये जनरली फुट ये वाले किसके लिए काम आते हैं, जो आपका क्लास वाले लोअर माउंटेबल कर्व्स किसके लिए काम में आते हैं, जब आपका शोल्डर्स और कैरेजवे के बीच में प्रोवाइड करना है। और सेकंड क्लास क्या है आपका, लोअर स्पीड बैरियर और अर्बन पार्किंग कर्व, इसमें आपका ओवर फुटपाथ, जनरली फुटपाथ यूज होता है। इसकी हाइट लेना 150 से 200 mm। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है हमारा क्लास थर्ड कर्व, इसकी हाइट होती है सबसे ज्यादा 230 से 450, आप जा ही नहीं सकते, सबसे हाईएस्ट होता है इसकी हाइट है 230 से 450। आप फुटपाथ पर चढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसी कौन सी गाड़ी होती है कि अगर मतलब अप्रोक्स आधे मीटर पर, आधे मीटर बहुत होता है, आधे मीटर पे आप अपनी बाइक में नहीं चला पाओगे, तो सबसे बेस्ट होता है इट यूजुअली क्रिटिकल प्लेसेस सच एज ब्रिजेस और माउंटेन रोड्स, दिस टाइप ऑफ कर्व आप 230 से 450 mm। इसका मेन पर्पस क्या है कि गाड़ी इस पर चढ़ ही नहीं पाए। देखो सबसे पहला वाला जो इस पर गाड़ी चढ़ जाती है, इस पर भी नहीं चढ़ पाती। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारा माउंटेन्स पे यूज होता है ताकि आगे बिल्कुल उधर से दूसरी साइड जा नहीं पाए, तो हम इस टाइप का कर्वस्टोन यूज करते हैं। और फोर्थ होता है सबमर्ज, जो जमीन के अंदर होता है। ये जनरली दिया जाता है ताकि रोड को हम लेटरल स्टेबिलिटी दे पाए। जो जमीन के अंदर आपने दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है, लेटरल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि गाड़ी आपकी खिसक नहीं पाए, मतलब जो रोड है आपकी वो लेटरल मूवमेंट में खिसक ना पाए। तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, कर्वस्टोन हमारा छोटा मोटा है। रोड मार्जिन्स हमारा एक और देखो, रोड मार्जिन्स में मैंने आपको पढ़ा था। शोल्डर क्या होता है आपको अच्छे से पता है, इमरजेंसी पार्किंग लेन। गार्ड रेल क्या होता है, माउंटेन्स में यूज करते हैं ताकि गाड़ी दूसरी साइड चल नहीं जाए। फुटपाथ आपको पता है ड्राइव है जिस पर आपकी गाड़ी चलती है। साइकिल ट्रैक मैंने बता दिया, पार्किंग लेन और एम्बैंकमेंट्स रोड, ये किसी काम में नहीं है। तो रोड मार्जिन से एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा, बस वो आपसे रोड मार्जिन से पूछ सकता है कि रोड मार्जिन में क्या क्या आता है। मैंने आपको बताया था कैरेज वे के साथ कुछ जगह छोड़ी जाती है। रोड मार्जिन क्या होता है, शोल्डर्स, इमरजेंसी पार्किंग लेन, गार्ड रेल, आपने गार्ड रेल लगा दे ताकि गाड़ी खाई में ना गिर जाए। फुटपाथ आपको पता है, ड्राइव आपको पता है, साइकिल ट्रैक आपको पता है, पार्किंग लेन आपको पता है। ये सारे का सारा मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा चुका हूँ। इससे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बट वो आपसे ये पूछ सकता है कि रोड मार्जिन्स में क्या क्या चीजें आती है, इसलिए मैंने इसको इस टॉपिक में लिया है। वो आपसे फुटपाथ की साइज पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा फुटपाथ की साइज क्या है। ऐसा कोई एक एग्जाम है इसमें फुटपाथ की साइज पूछती है आपसे, हर जगह अलग अलग फुटपाथ की साइज होती है। तो इसके हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमें बस ये ध्यान रखना कि रोड मार्जिन्स में क्या क्या चीजें कवर होती है। ठीक है, और जो मेरा आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोडवेज। यहां पर मैं अपना क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स खत्म कर दूंगा और अगला मेरा आएगा साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, अलग अलग साइड डिस्टेंस आएगी, वो अलग टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, व्हाट इज विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम ओनली रोड की विड्थ लेते हैं, लाइक 3.75 3.51 में पड़ चुका है, अगर हम ओनली रोड की विड्थ ले रहे हैं तो रोड की जो रोड की जो विड्थ लेते हैं उसको बोलते हैं विड्थ ऑफ पेवमेंट। और अगर मैं रोड की प्लस शोल्डर्स की और अगर मीडियंस की, तो इन सब की विड्थ एक साथ लेता हूं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रोड इज द सम ऑफ, ये भी 2 स्टार क्वेश्चन है। एक तो रोड की विड्थ लो, उसमें ऐड करो सेपरेटर्स मतलब मीडियंस, ट्रैफिक सेपरेटर उसको भी ऐड करो, प्लस इफ शोल्डर्स। तीनों का समेशन होता है किस किसका, एक तो रोड की विड्थ का जिस पर मतलब जो आपकी कैरेज वे या पेवमेंट है, प्लस मीडियंस और प्लस शोल्डर्स इफ प्रोवाइडेड। अगर शोल्डर्स है तो इन तीनों का समेशन होता है, वो होता है आपका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आईआरसी ने क्या करा, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के लिए भी आपको देकर रखा हुआ है कि अगर, अब देखो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूं कि
टेरेन कौन कौन सी होती है? टेरेन, प्लेन टेरेन मतलब कितनी स्लोप पर आपका एरिया है, प्लेन, रोलिंग। देखो 4 टाइप की टेरेन होती है। फर्स्ट होती है प्लेन, सेकंड रोलिंग, थर्ड माउंटेनियस एंड फोर्थ स्टीप। क्या है प्लेन का मतलब? क्या? अगर स्लोप 0 से 10% है, अगर स्लोप किसी भी रोड की या फिर किसी भी एरिया की जिस पर आप रोड बना रहे हो, उसकी स्लोप अगर 0 से 10% है, आप स्लोप यार प्लीज बार बार मत पूछो, स्लोप मैं आपको 100 बार बता चुका हूं। अगर उसकी स्लोप 10% है, 0 से 10%, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन टेरेन। अगर स्लोप 10 से 25% है तो बोलते हैं रोलिंग। अगर स्लोप 25 से 60% है तो बोलते हैं माउंटेनियस। और स्लोप अगर 60% से भी ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं स्टीप टेरेन। ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप हम 4 टेरेन मतलब जो आपका एरिया है, टेरेन का मतलब क्या होता है? जो एरिया है कैसा है। अगर कोई एरिया ऐसा है जिसका एंगल 0 से 10 तक है तो उसको बोलेंगे प्लेन। 10 से 25 है तो बोलेंगे रोलिंग। 25 से 60 है मतलब स्लोप 25 से 60 डिग्री है, उसके आप स्लोप फाइंड करना बता देगा तो माउंटेनियस। और अगर किसी एरिया की स्लोप आपकी 60 से ज्यादा, 60% से ज्यादा है, हम उसको बोलते हैं स्टीप टेरेन। तो भैया आईआरसी ने प्लेन और रोलिंग और माउंटेनियस स्लीप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि चलो यार ये तो पास पास की होते हैं, ये भी पास। देखो ये दोनों सेम सेम से 0 से 10, 10 से 25। ये क्या है? 25 से 60 और अबव 60। तो इनके लिए आईआरसी ने आपको विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की विड्थ देके रखी हुई है। मान लो आप नेशनल और स्टेट हाईवे बना रहे हो, उसमें आप चाहे सिंगल लेन बनाओ 2 लेन बनाओ, तो अगर प्लेन और रोलिंग टेरेन है तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन हमें 12 मीटर देनी है। और अगर माउंटेनियस है तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन हमें, क्योंकि वहां पर जगह ज्यादा नहीं होती है, देखो माउंटेन्स में जगह ज्यादा नहीं होती है। अगर प्लेन एरिया है तो वहां पर हमें रोड मिल जाती है, हम वहां पर आपका शोल्डर्स भी दे सकते हैं, हम आपका वहां पर फुटपाथ दे सकते हैं। बट जो माउंटेन होती है वहां पर आपके पास लिमिटेड जगह होती है, तो वहां की विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कम होती है। आपको ध्यान रखना है माउंटेन से जगह कहां बनती है? पहाड़ काटने पड़ते हैं। पहाड़ आसानी से थोड़ी कट जाते हैं, पहाड़ काटोगे तब जाके होगा। तो ठीक है, अलग अलग रोड्स के लिए आपको अलग अलग विड्थ ऑफ फॉर्मेशन देकर रखी हुई है, जो आप यहाँ से देख के देख सकते हो। यहाँ पर मैं अपने क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स इसको देख लेना, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा क्योंकि बच्चों का प्रेशर बन रहा है थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपका इसका साइड डिस्टेंस चालू करूँगा। टेक केयर, बाय बाय।